बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My dear students and respectable parents, Assalamu alaikum. I hope you will be enjoying good health. My dear students, lesson number 4. In previous lectures we have studied about review 1. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लेसन नंबर 4 में रिव्यू 1 में तमाम चीज़ें कवर कर ली होंगी, और अगरचे ये लेक्चर्स बड़े हैं और एकदम आप सुनेंगे और आपको बर्डन महसूस होगा, तो इसको आपने चंक्स में डिवाइड कर लेना है, पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। एज़ यूजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमाइंड 3 मेन पॉइंट्स बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। The first point, you will have to collect all the related items, stationery, notes, each and everything with you. Number 2, isolation. Try to isolate yourself in a room. Number 3, focus and concentration. My dear students, in this lecture which we are going to study today, the topic of the lesson is traveling etiquettes. Traveling etiquettes. These are 2 words. First word, traveling. Traveling means एक जगह से दूसरी जगह जाना, सफ़र करना। Etiquettes, तौर तरीके, अदब आदाब, यानी ऐसा बिहेवियर जो आप पब्लिकली दूसरों के सामने अदा करते हैं, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए। अब यहाँ पर जो एटिकेट्स बयान किए जाएंगे लेसन नंबर 5 में, वो ट्रैवलिंग एटिकेट्स हैं। ट्रैवलिंग का मतलब अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सबसे पहले हम इसकी जो रीडिंग है वो करेंगे। उसमें आपके पास लेड पेंसिल होनी चाहिए, ताकि आपके लेड पेंसिल के साथ आप मुश्किल अल्फाज के मायने इसके ऊपर लिख सकें। पुट योर फिंगर on the proper word. Here you can see numbering before starting every paragraph. ये देखिए नंबर 1, 2, 3 and onward। तो यहाँ पे जो आपको नंबरिंग नज़र आ रही है वो एक्चुअली पैराग्राफ्स की है। तो प्री रीडिंग में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले, हाउ डू यू कम टू स्कूल? आप स्कूल कैसे आते हैं? क्वेश्चन मार्क। व्हाट थिंग्स डू यू टेक केयर ऑफ व्हेन यू आर ऑन द रोड? किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं जब आप सड़क पर होते हैं? रीड द हेडिंग्स एंड टेल व्हाट इंफॉर्मेशन आर यू लाइकली टू फाइंड इन द लेसन। रीड द हेडिंग्स, आपने हेडिंग्स पढ़नी है, एंड टेल, और बताना है व्हाट इंफॉर्मेशन, कि कौन सी आपके पास इंफॉर्मेशन यानी मालूमात आई हैं, आर यू लाइकली टू फाइंड, आपको पसंद है जानना, इन द लेसन, लेसन में, यानी इस सबक में वो कौन सी मालूमात है जिस बारे जानना आपको पसंद है। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ट्रैवलिंग एटिकेट्स। ट्रैवलिंग एटिकेट्स, पैराग्राफ नंबर 1। एटिकेट्स आर द एप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ बिहेवियर। क्या वर्ड पढ़ा मैंने? एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट। Etiquettes are the appropriate rules of behavior in a society. तौर तरीके are the appropriate, मुनासिब, rules, उसूल, behavior, बर्ताव, society, मुआशरा, यानी सही तौर तरीके, मुनासिब उसूल हैं जो कि एक मुआशरे में बर्ताव के लिए होते हैं। Etiquettes are appropriate rules. तौर तरीके, मुनासिब उसूल हैं बर्ताव करने के लिए किसी मुआशरे में। These are usually unwritten rules. ये आम तौर पर बग़ैर लिखे कवानीन होते हैं। It is very important to do the right things when you are on the road. ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सही चीज़ या सही काम करें जब आप सड़क पर हों।
should follow traveling etiquettes. हर एक को everybody, हर एक को सफ़र के तौर तरीके अपनाने चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए। हर एक को ट्रैवलिंग के सफ़र के तौर तरीके अपनाने चाहिए, मानने चाहिए। स्टूडेंट्स should particularly understand and follow the traveling etiquettes. स्टूडेंट्स कौन होते हैं? तुलबा, तालिब इल्म। should particularly ख़ास तौर पर, understand समझना चाहिए, किसको? तालिब इल्म को। क्या समझना चाहिए? कि वो ट्रैवलिंग एटिकेट्स के मुतल्लिक जानें, उन्हें समझें कि आखिर इनकी क्या अहमियत है। तालिब इल्मों को ख़ास तौर पर समझना चाहिए और उनकी पाबंदी करनी चाहिए। किन की? ट्रैवलिंग एटिकेट्स की, सफ़र के तौर तरीक़ों की। अब यहाँ पर आपको हेडिंग्स मिलेंगी। जिस तरह आप मज़ामीन में या आप किसी टॉपिक को इलस्ट्रेट करते हुए, एलेबोरेट करते हुए हेडिंग्स लगाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको हेडिंग्स के साथ, यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग है वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, ज़राए आमदरफ्त का इंतज़ार करते हुए। कौन कौन से रूल्स हैं, अब उनको आप डिफ़ाइन यहाँ पर करते हुए देखेंगे, जिनमें सबसे पहला रूल है कि वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ज़राए आमदरफ्त, ज़राए आमदो रफ्त। My dear students, you have already received PDF of this lesson via WhatsApp during vacations. आपके पास वो सारे नोट्स होने चाहिए। ये मैं आपको साथ साथ इसलिए अल्फाज लिख के बताऊंगी क्योंकि कुछ अल्फाज के लिखने का तरीका आपके लिए शायद नया हो। तो यहाँ पर ज़राए आमदरफ्त का इंतज़ार करते हुए क्या करना चाहिए? इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और बस, अगर आप ट्रेन या बस के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं, देन इट्स गुड आइडिया टू चेक आउट अ टाइम टेबल, कि ये बेहतर है कि आप इनके निज़ाम औकात को देख लें। टाइम टेबल, निज़ाम औकात, यानी किस टाइम पर ट्रेन ने या बस ने आना है और यहाँ से डिपार्चर यानी रवानगी किस टाइम है, अराइवल किस टाइम है। अराइवल का मतलब होता है किसी भी ट्रांसपोर्ट यानी ट्रेन, बस या कोई भी व्हीकल जिससे आप सफ़र कर रहे हैं, उसने आना कब है, और डिपार्चर यानी उसने जाना कब है। तो आपके लिए बेहतर है कि अगर आप ट्रेन या बस से सफ़र कर रहे हों तो सबसे पहले आप उसके टाइम टेबल बारे अच्छी तरह जान लें, ताकि आपको इंतज़ार ना करना पड़े। सो दैट, ताकि यू कैन बी अ फ्यू मिनट्स अर्ली, ताकि आप कुछ मिनट पहले वहाँ पहुँच जाएं। एंड डू नॉट गेट लेट, और आप लेट ना हो जाएं। यानी ऐसा ना हो कि आप ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँचें और आपके सामने ट्रेन जा चुकी हो, या आप बस स्टेशन पर पहुँचे और वहाँ पर बस जो है वो चली गई हो। तो इसलिए बेहतर है कि अगर 8 बजे का टाइम है तो आप 7:30 वहाँ पर पहुँच जाएं, ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। इफ़ यू आर इन अ डार्क और लोनली प्लेस, अगर आप किसी अंधेरी और अकेली जगह पर खड़े हैं, वेटिंग फॉर अ ट्रांसपोर्ट, और किसी ज़राए आमदरफ्त का इंतज़ार कर रहे हैं, देन स्टैंड वेयर यू कैन बी सीन, तो आप वहाँ खड़े हों जहाँ से आप दिखाई दे रहे हों, फ्रॉम द रोड, सड़क पर से। यानी ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी जगह खड़े हो जाएं जहाँ से बस ड्राइवर आपको नज़र ना आए या आप बस ड्राइवर को ना देख सकें। तो इससे क्या होगा कि जो तेज़ी में ट्रांसपोर्ट वहाँ पर आकर रुकेगी तो वो हो सकता है कि आपको हिट कर दे, जैसे पोल के बिल्कुल साथ छुप के आप ना खड़े हों, आप विजिबल हों, आप नज़र आ रहे हों दूर से, ताकि आप किसी भी किस्म के डेंजर से महफूज रह सकें। डोंट प्ले फ्रेंड्स वाइल यू आर वेटिंग, अपने दोस्तों से खेलने में ना लगें जब आप किसी बस या किसी भी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हों। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जब आप खेल रहे होंगे तो आपका ध्यान खेल में लग जाएगा और आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि अगर आप पुल एंड पुश कर रहे हैं अपने दोस्त को तो खुदा न खास्ता आप किसी बस या किसी भी ऐसी ट्रांसपोर्ट के नीचे आ सकते हैं और आपके साथ कोई ना कोई मिसहैप खुदा न खास्ता हो भी सकता है। पैराग्राफ नंबर 3, स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेवमेंट। पेवमेंट फुटपाथ,
पक्की जगह जहाँ पर आप खड़े होकर किसी भी बस या आप ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। स्टे वेल अवे, बेहतर है कि आप दूर खड़े हों फ्रॉम द एज। एज मीन्स किनारा, यानी बिल्कुल ऐसा ना करें कि जहाँ बस ने रुकना है बिल्कुल उसके साथ आप चिपक के खड़े हुए हैं, और कोई भी आपके साथ ऐसी जगह है जहाँ से बस एक दफ़ा कोई ट्रांसपोर्ट गुजरे और खुदा ना खास्ता आपको हिट करके चली जाए, तो थोड़ा सा गैप दे के खड़े हों, दूर खड़े हों। स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेवमेंट, बेहतर है कि आप फुटपाथ के किनारे से दूर खड़े हों। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ वैन और अ बस, यही बात जो मैंने अभी की वो यही बात दोहराई जा रही है यहाँ पर कि अगर आप किसी बस या वैन का इंतज़ार कर रहे हैं तो बेहतर है कि फुटपाथ के किनारे से दूर खड़े हों, और या द एज ऑफ द स्टेशन प्लेटफॉर्म इफ़ यू आर गोइंग बाय ट्रेन, और प्लेटफॉर्म जहाँ पर ट्रेन आकर रुकती है उससे बिल्कुल दूर खड़े हों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी में से गुज़रती है और तेज़ी से गुज़रने के बायस वो आपको अपनी तरफ खींच सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप किसी ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर आपने दूर खड़े होना है। स्टे वेल बैक until the van, बस और ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड, और उस वक्त तक आप पीछे रहें जब तक कि वैन, बस या ट्रेन रुक नहीं जाती। अक्सर लोग ये जल्दबाजी में करते हैं कि अभी ट्रेन या बस रुकती नहीं है और उसके ऊपर सवार होने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है कि ट्रेन या बस आपको अपने साथ घसीटती हुई ले जाती है और ख़ुदा न खास्ता आप उसके नीचे आके कोई आपके साथ मिसहैप हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि हर किस्म के रिस्क और हर किस्म के डेंजर से महफूज रहा जाए। गेट ऑन सेंसिबली, गेट ऑन का मतलब है सवार होना, सेंसिबली अक्लो शऊर के साथ, अक्लो शऊर के साथ सवार हों, एंड केयरफुली विदाउट पुशिंग, और एहतियात के साथ बग़ैर किसी को धक्का दिए हुए, एनीवन किसी को भी, यानी किसी को भी धक्का दिए बग़ैर आपने बस में सवार होना है। देखिए हमेशा याद रखिए कि इंसान जिस भी मकसद के लिए घर से निकलता है अल्लाह तबारक व तआला उसमें मदद फराहम करते हैं। अगर आप किसी नेक मकसद के लिए निकलते हैं, या आप कभी अपने ऑफ़िस जा रहे हैं, या आप किसी अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, या स्कूल जा रहे हैं, या आप वाया ट्रेन, बस या किसी और ट्रांसपोर्ट के सफ़र कर रहे हैं, तो इसमें धक्कम पेल की ज़रूरत नहीं। अमूमन देखा गया है कि ईद या मुख्तलिफ़ ऐसे फेस्टिवल्स जब आपके रिश्तेदारों से आपने मिलना होता है तो उन दिनों में इन जगहों पर रश ज़्यादा हो जाता है, और आपकी कोशिश होती है कि हम जल्द अज़ जल्द ट्रेन, बस या वैन में सवार हो जाएं। तो एक दूसरे को पुल एंड पुश करके आप कोशिश करते हैं कि हम पहले सवार हो जाएं। तो बेटा दिस इज़ रॉन्ग वे, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। हमेशा आप जैसे अपने स्कूल वैन में सवार हों या आप किसी भी जगह सवार हों तो बैग फेंक रहे हैं और इस तरह आप बहुत रफ़ बिहेव कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। गेट ऑन सेंसिबली, अक्लो शऊर के साथ सवार हों और एहतियात के साथ बग़ैर किसी को धक्का दिए हुए। पुट स्कूल बैग्स इन योर लैप्स, अगर आप स्कूल वैन में सवार हो रहे हैं तो अपने स्कूल के बस्ते गोद में रखिए। लैप्स मीन गोद, जैसे आप बैठ रहे हैं तो ऐसा ना कीजिए कि एक तरफ आप बैठ गए हैं और साथ आपने स्कूल वैन में अपने बैग रख लिया है कि जी यहाँ मेरा बैग होगा। तो देखिए जो खड़े हैं उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कंफर्ट प्रोवाइड कीजिए, लोगों के लिए ईज़ प्रोवाइड कीजिए, और अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो आपके लिए भी आसानी पैदा होगी। तो आपने अपना स्कूल बैग वैन में सवार होने के बाद अपनी गोद में रखना है, दैट दे आर नॉट अ डेंजर टू एनीवन, कि ऐसा ना हो कि कहीं ये किसी और के लिए किसी ख़तरे का बाइस बन जाए। कैसे कि जब आप स्कूल वैन में आप सवार हो रहे हैं और अपना बैग आप नीचे रख देते हैं तो हो सकता है कि एंटेंगल हो जाए किसी के पैर में। एंटेंगल का मतलब है उलझ जाए, उसके स्ट्रिप्स जो हैं, उसके जो बैग के आपके निकले हुए होते हैं स्टेप्स, वो आपके किसी भी दोस्त के पैर में या किसी भी तरह उलझ जाएं, एंटेंगल हो जाएं और उससे वो गिर जाए। तो किसी भी ख़तरे से बचने के लिए स्कूल बैग्स को आपने गोद में रखना है। पेज नंबर 50 सेकेंड हमारा है इसका ट्रैवलिंग। अब सफ़र शुरू हुआ, सबसे पहले आपने सफ़र का इंतज़ार किया, फिर आप सफ़र के लिए अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सफ़र आपका शुरू होता है। पैराग्राफ नंबर 4, आवर ड्राइवर ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज़ लाइक अ कैप्टन ऑफ द शिप,
किसी भी ज़राए नक़्लो हमल का चलाने वाला एक जहाज़ के कप्तान की तरह होता है। कैप्टन, कप्तान। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल पैसेंजर्स, वो तमाम मुसाफिरों की हिफाजत का ज़िम्मेदार होता है। पैसेंजर्स, मुसाफिर, रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार। ट्रीट द ड्राइवर एंड कंडक्टर विद रिस्पेक्ट, ड्राइवर जो चला रहा है, ड्राइविंग सीट पर बैठा है, उसके साथ, और कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब है टिकट लेने वाला, टिकट देने वाला, यानी जिससे आप काउंटर से टिकट्स लेते हैं वो आपसे कलेक्ट करता है तो वो टिकट लेने वाला बन जाएगा, और अगर वहीं पे वो टिकट इशू कर रहा है तो वो टिकट देने वाला बन जाएगा। तो ड्राइवर और कंडक्टर के साथ इज़्ज़त से पेश आएँ। इट इज़ गुड टू से थैंक यू एज़ यू गेट ऑफ, और ये बहुत अच्छा है कि आप बस से उतरते वक्त उन्हें क्या कहें, शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। दिस इज़ द एटिकेट, यू नो, कि जब आप किसी के छोटे छोटे अल्फाज से उसको ग्रीट करते हैं तो उसके दिल में आपके रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, आपके लिए एक ऑनर बढ़ जाता है। तो ये क्या है, आपकी तरबियत का हिस्सा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक इमेज आपका ख़राब हो जाएगा कि आपने उसके साथ क्यों अच्छा सलूक नहीं किया। तो ये अच्छा है कि जब आप बस से उतरें, गेट ऑफ का मतलब है उतरना, गेट ऑन का मतलब है सवार होना। तो जब आप उतरें अपने किसी भी ट्रांसपोर्ट से तो उनको शुक्रिया अदा करके उतरें। फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द ड्राइवर और कंडक्टर, ड्राइवर और टिकट देने वाले की हिदायत पर अमल करें। स्टे इन योर सीट, अपनी सीट पर रहें। होल्ड ऑन द हैंड रेल्स इफ़ यू आर स्टैंडिंग और गेटिंग रेडी टू गेट ऑफ। होल्ड ऑन का मतलब है पकड़ना। आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के हैंगर्स टाइप चीज़ें नज़र आ रही हैं जो एक रेलिंग के साथ ऊपर बस में बनी हुई हैं। ये किस लिए हैं? ये इसलिए हैं कि आपने इनको मज़बूती से पकड़ना है जब आप बस में खड़े हों, यानी अगर सीट आपको मैसर नहीं है और रश ज़्यादा है बसेस में तो आप खड़े हैं तो आप उसको पकड़ लें, ताकि अगर किसी अचानक जर्क की वजह से और सडन ब्रेक की वजह से बस रुकती है तो आपको कोई चोट ना लगे। तो अगर आप खड़े हैं तो आपने दस्ती जंगले को, हैंड रेल्स को पकड़ लेना है, और अगर आप उतरने के लिए तैयार हैं, रेडी टू गेट ऑफ, उतरने के लिए तैयार हैं, तो भी आपने खड़े होते हुए उनको मजबूती से पकड़ लेना है। कीप योर बैग बिटवीन योर फीट ऑन द फ्लोर इफ़ यू आर स्टैंडिंग अप, अगर आप खड़े हुए हैं तो अपना सफ़री बैग, यानी जिसमें आपके चीज़ें हैं, आपके कपड़े, जूते, वटेवर यू आर कीपिंग विद यू, जो आपके सामान है, आपका बैग है, वो आपने अपनी टांगों के दरमियान रख लेना है, जो फ़र्श पर, बस के फ़र्श पर रखा हुआ है। ये नहीं कि आप कहीं खड़े हैं, आपका मुंह किसी और तरफ है, आपके पास बैग है वो कहीं और है, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने बैग को अपने टांगों के दरमियान में रख लेना है। और फिर क्या करना है, डोंट एक्सपोज एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउटसाइड द विंडो। एक्सपोज का मतलब वैसे तो ज़ाहिर करना होता है, यहाँ पे हम निकालने के सेंस में पढ़ेंगे कि आपने चलती बस से या रुकी हुई बस से जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं, अपने जिस्म का कोई हिस्सा भी बाहर नहीं निकालना। अक्सर बच्चे होते हैं वो कोहनी बाहर निकाल के गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, तो बेटा दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू, या हाथ निकाल के वेव कर रहे होते हैं, या किसी भी तरह सर निकाल के बाहर देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो हैं वो बच जाएं इस डेंजर से या आपको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप इसको फॉलो करें इस बात को, और ये सोचें कि आपने बिल्कुल भी अपना कोई भी बॉडी पार्ट एक्सपोज बाहर नहीं करना चलती बस से या बस जो रुकी हुई है जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं। डोंट हैंग आउट अराउंड द डोरवेज़, दरवाज़ों पर मत लटकिए। अक्सर लोगों की आदत होती है कि बस के अंदर सफ़र करने के बजाय बस का जो दरवाज़ा होता है जहाँ से लोग दाखिल होते हैं वहाँ पर हाथ से जंगले को पकड़कर और वहीं पर लटक जाते हैं कि जी कौन अंदर जाए, रश है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है।
कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एज दिस मेक्स इट हार्ड फॉर पीपल, एक तो ये कि लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है टू गेट ऑन और ऑफ, कि वो कैसे उतरें और चढ़ें, क्योंकि आप जब बीच में खड़े हो जाएंगे तो लोगों के लिए एंट्रेंस और एग्ज़िट दोनों मुश्किल हो जाएगी। ट्रीट अदर पैसेंजर्स विद रिस्पेक्ट, दूसरे मुसाफिरों के साथ इज़्ज़त का मुजाहरा करें, उनके साथ इज़्ज़त का सलूक कीजिए। नंबर 5, ऑफ़र योर सीट टू एन ओल्डर पर्सन। ये मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं। क्या कि अगर आप बैठे हुए हैं और आपसे बड़ी उम्र के कोई लोग, औरत या मर्द या कोई भी ऐसी औरत जिसकी गोद में बच्चा है, तो आपने फ़ौरन अपनी सीट उस पर्सन के लिए ऑफ़र कर देनी है। पेश कीजिए अपनी सीट किसी बूढ़े, एन एडल्ट, आपसे बड़े, विद अ वेरी यंग चाइल्ड। जी वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि कोई भी जो बहुत छोटे बच्चे के साथ हो, और समवन हु इज़ डिसेबल, या कोई माजूर शख्सियत हो। बट टेक केयर, लेकिन ध्यान रखिए, दैट यू होल्ड ऑन टू हैंड रेल्स व्हेन यू स्टैंड। ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपने अपनी सीट किसी को ऑफ़र कर दी है तो आप बग़ैर हैंड रेल्स को पकड़े बग़ैर आपने खड़े नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बेशक आप एटिकेट्स और मैनर्स का मुजाहरा कीजिए। बूढ़े को, अपने से बड़े को, या किसी ऐसे मर्द या औरत जिसके साथ छोटा बच्चा है, आप उसको अपनी सीट ऑफ़र कर सकते हैं। बट वन थिंग कि आपने अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। पेज नंबर 51, पैराग्राफ नंबर 6, गेटिंग ऑफ। सफ़र भी हो गया, अब सफ़र ख़त्म हुआ, उतरना कैसे है। गेटिंग ऑफ, नीचे उतरना। बी अलर्ट एंड मेक श्योर यू डोंट मिस योर स्टॉप। होशियार रहिए, अलर्ट ख़बरदार रहिए, होशियार रहिए, एंड मेक श्योर, और इस बात का यकीन कर लीजिए, यू डोंट मिस योर स्टॉप, कि कहीं आप अपना स्टॉप छोड़ ना दें। यानी ऐसा ना हो कि आप अपने साथ वाले सीट मेट से बात कर रहे हों, या किसी फ़ोन में लगे हुए हों, या आप सोने लगे ऊँघ रहे हों, तो आपका स्टॉप मिस हो जाए और आप आगे चले जाएं। When you have reached your destination, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। डेस्टिनेशन मंजिल डेस्टिनेशन पे, अपने स्टॉप पर, अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। वेट फॉर अ वाइल, कुछ देर रुकिए। डोंट ट्राई टू ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलने की कोशिश ना कीजिए। अनटिल द व्हीकल हैज़ स्टॉप, जब तक कि चलने वाली चीज़, चाहे वो बस हो, वैन हो, रिक्शा हो, वट एवर द ट्रांसपोर्ट, जब तक वो मुकम्मल तौर पर रुक ना जाए, आप नीचे उतरने की कोशिश या उस दरवाज़े को खोलने की कोशिश ना कीजिए। बी पेशेंट, सब्र से रहिए, सब्र करें। एंड डोंट पुश, और धक्का ना दें। हेल्प एनीवन टू हु नीड्स हेल्प, जिसको मदद की ज़रूरत है। अब जैसे कोई बूढ़ी ख़वातीन हैं या बूढ़े मर्द हजरात हैं, वो उतरने के लिए ज़रा डरते हैं, ज़ाहिर है घुटनों में प्रॉब्लम होती है किसी को, और कोई मसला होता है उनको, किसी की टांग में तकलीफ़ होती है, या बूढ़े होते हैं उनको नज़र नहीं आ रहा होता, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप नीचे उतर कर उनका हाथ थाम कर आहिस्तगी से उनको नीचे उतारिए। अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है जो अपने से कमज़ोरों की मदद करता है। तो आपने हमेशा वेल मैनर्ड रहना है, एटिकेट्स के साथ बिहेव करना है, तो आपने उनकी मदद भी करनी है जिनको ज़रूरत हो। पैराग्राफ नंबर 7, चेक फॉर द ट्रैफिक इफ़ यू हैव टू क्रॉस द रोड। अगर आपको सड़क पार करनी है तो ट्रैफिक को बगौर देखिए। रिमेंबर, याद रखिए, टू लुक राइट, क्या आपने सीधे हाथ की तरफ देखना है, लेफ़्ट फिर उल्टे हाथ की तरफ देखना है, एंड राइट अगेन, और दोबारा सीधे हाथ की तरफ देखना है, बिफोर यू क्रॉस, सड़क पार करने से पहले। अब यहाँ पर 2 दफ़ा उन्होंने कहा है कि आपने सीधे हाथ की तरफ देखना है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस रेपिटिशन? बार बार इस बात को कहने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? आपके जहन में कोई बात आती है? जी बिल्कुल। अगर आप सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, यानी कि 1 वे ट्रैफिक है यहाँ पर, और वहीं से आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, 2 वे ट्रैफिक नहीं है, 1 वे है, तो यहाँ पर आपने देखना है, वो तो पता चल जाता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर देखना है कि वहीं से आ भी रही है और जा भी रही है ट्रैफिक,
तो आपने देखना है कि सीधे हाथ की तरफ से आने वाली ट्रैफिक का कितना फ़ासला है कि क्या आप वहाँ से सड़क क्रॉस कर जाएंगे। और फिर उल्टे हाथ की तरफ से भी देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उल्टे हाथ की ट्रैफिक आ जाए और सीधे हाथ की तरफ देखते देखते आप खुदा ना खास्ता उल्टे हाथ से आने वाली ट्रैफिक का शिकार हो जाएं। फिर दोबारा इसलिए देखना है कि जितनी देर में आपने उल्टी तरफ देखा, ऐसा ना हो कि कोई ऐसी मोटरसाइकिल या कोई तेज़ रफ्तार रिक्शा या कोई और ट्रांसपोर्ट आपकी तरफ अप्रोच कर जाए और खुदा ना खास्ता आपको हिट कर जाए। तो इसलिए सीधे हाथ पे देखना है सड़क पार करने से पहले, फिर उल्टे हाथ पे और फिर दोबारा सीधे हाथ पर, और फिर आपने सड़क पार करनी है। Don't cross the road from the front side of the bus or wait for it to move away. कभी भी बस के सामने से सड़क पार ना कीजिए, इंतज़ार कीजिए या फिर इंतज़ार कीजिए कि ये चली जाए तो फिर हम वहाँ से सड़क क्रॉस करें। ये इसलिए है क्योंकि अक्सर ये होता है कि बस ड्राइवर को छोटे बच्चे नज़र नहीं आ रहे होते हैं और खुदा ना खास्ता बस चलाने की वजह से वो उसके नीचे भी आ सकते हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी जो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम इसका बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 ट्रैवलिंग एटिकेट्स की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन अभी हमने पढ़ी। आपने मुश्किल अल्फाज लेड पेंसिल के साथ बुक के ऊपर लिख लिए हैं। बार बार इसकी वीडियो देखिए, रीडिंग कीजिए ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। लेट्स गो टूवर्ड्स ग्लॉसरी वर्ड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन द वर्ड ग्लॉसरी। ये बार बार आपके हर लेसन के एंड में आ रहा है। असल में इसका मतलब क्या है और सही प्रोनंसिएशन क्या है, तो पहले लफ्ज़ ग्लॉसरी को ही ले लेते हैं। ग्लॉसरी में जो डबल एस है इसकी साउंड से के साथ निकलेगी, ग्लॉसरी, ग्लॉसरी से के साथ निकलेगी इसकी साउंड, और इसका मतलब उर्दू में फरहंग है। अब आप कहेंगे कि ये फरहंग क्या होती है? बेटा, किसी भी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा अल्फाज मौजूद हों और उनको ढूंढना मुश्किल हो तो उनको हरूफ तहज्जी के एतबार से जब तरतीब देते हैं तो उसको फरहंग कहा जाता है। और जब हम उसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, आप याद रखिए कि अल्फ़ाबेट A to Z जितने भी हैं उनको अल्फ़ाबेट कहेंगे। अल्फ़ाबेट्स कोई लफ्ज़ नहीं है, अल्फ़ाबेट। तो जब अल्फ़ाबेटिकली हम तरतीब देते हैं, यानी इस लेसन में A से पहले कितने वर्ड्स हैं, B से, C से, E से, F और ऑनवर्ड जितनी भी हमारी अल्फ़ाबेट है उसके हिसाब से जब हम तरतीब देंगे तो वो ग्लॉसरी कहलाएगा। अब यहाँ पर आपको ये नया वर्ड नहीं था, बहुत अरसे से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बार बार डिफ़ाइन करना तो मुश्किल होगा, इसलिए आज मैंने कहा कि चलिए मैं आपको इसकी सही प्रोनंसिएशन बताऊं। तो मेरे साथ कहिए, ग्लॉसरी, से की साउंड निकलेगी, ग्लॉसरी, ग्लॉसरी। जी बिल्कुल। तो अब हम ग्लॉसरी पे चलेंगे और इसके मीनिंग्स इंग्लिश में समझेंगे। द फर्स्ट word is alert. Alert, aware of, आगाह होना। कैप्टन, जिसमें उर्दू में कप्तान कहते हैं। द कमांडर ऑफ अ शिप, एक जहाज़ चलाने वाला। एटिकेट्स, रूल्स ऑफ सोशल बिहेवियर, माशरे में बिहेव करने के तौर तरीके, यानी आपके रवैये, जिस अंदाज से जो उसूल आप अपनाते हैं दूसरों से बातचीत करने के, खाने पीने के, मुख्तलिफ़ तरह के, तो उनको एटिकेट्स कहते हैं। उन असूलों को एटिकेट्स कहते हैं जो माशरे में आप लोगों से बर्ताव के दौरान इस्तेमाल करते हैं। पेवमेंट, पेवमेंट फुटपाथ, पेव्ड फुटवे एट द रोड साइड, यानी वो पक्की जगह जो सड़क के साथ साथ बनी होती है। सेंसिबली, सेंसिबली विद गुड सेंस, अच्छी सोच के साथ, बाशऊर सोच के साथ, बाशऊर होकर किसी काम को किया जाए तो सेंसिबली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब आपका यहाँ पर पिक्चर है पेज नंबर 52 पर। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनकी मैचिंग आपने पिक्चर के साथ करनी है। ऊपर आपको वो वर्ड्स हैं, आपने मेरे साथ उन वर्ड्स को पढ़ना है ताकि आप बेहतर तरीके से जान सकें कि आखिर वो वर्ड्स
क्या हैं? गेट ऑफ, नीचे उतरना, किसी ज़राए नक्लो हमल से नीचे उतरना। गेट ऑन, सवार होना। स्टैंड अप, खड़े होना। सिट डाउन, बैठ जाना। अब यहाँ पर आपने देखिए पिक्चर में कि कौन सा वर्ड पिक्चर के साथ मैच हो रहा है। मिसाल के तौर पर जो पहला आपका वर्ड है गेट ऑफ, जिसका मतलब है सवारी से उतरना, अब ये एक बच्चे के साथ, एक जो बच्चा बना हुआ है बस से उतर रहा है, उसके साथ मैच हो रहा है। उसके बाद गेट ऑन है। अब आप देखिए कि कौन से लोग बस में सवार हो रहे हैं, उस पिक्चर के साथ इसको मैच कीजिए। नंबर 3 यानी थर्ड पिक्चर विल मैच टू दिस वर्ड। स्टैंड अप, खड़े होना, खड़े होना। सिट डाउन, बैठ जाना यानी बैठना। अब देखिए सिट डाउन के सामने जो पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पर लोग अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं। अब बी पार्ट है यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आप इन अल्फाज से जुमले बनाइए, यानी अपने अल्फाज में, अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। गेट ऑफ, गेट ऑफ सवारी से नीचे उतरना। डू नॉट पुश एनीवन व्हाइल गेटिंग ऑफ द बस। गेट ऑन, गेट ऑन द बस केयरफुली। स्टैंड अप, स्टैंड अप, व्हाट आर यू डूइंग? क्वेश्चन मार्क। सिट डाउन, बैठ जाइए, प्लीज़ सिट डाउन। ये थे आपके वर्ड्स जिनको आपने जुमलों में इस्तेमाल किया। नाउ पेज नंबर 53, माय डियर स्टूडेंट्स, here you can see question answers. These question answers have been sent to you via PDF, portable document format file. इस सूरत में भेजे जा चुके हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए आपके पास होंगे। आप उनको अपने पास महफूज करके रख लीजिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इनको गो थ्रू कर लिया होगा, इनको समझ लिया होगा। अब नीचे आपको कुछ साइंस नज़र आ रहे हैं, कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं एक ख़ास किस्म के, एक ट्रायंगल के अंदर और सर्कल के अंदर। अब ये क्या हैं? ये वो इशारे हैं जिनसे हमारी ट्रैफ़िक को कंट्रोल किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पर आपने कौन से ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना है, कौन से आपने मैसेजेस जो दिए जा रहे हैं इन तस्वीरों के ज़रिए उनको फॉलो करना है। अब यहाँ पर एक साइकिल बनी हुई है, एक औरत एक बच्चे के साथ सड़क पार करती हुई दिखाई गई है। 2 एरोज़ हैं, एक आपका लेफ़्ट साइड पे और एक आपके राइट साइड पे जा रहा है, और फिर एक हाथ बना हुआ है। दूसरे में सर्कल के अंदर आपको एक चलता हुआ शख्स नज़र आ रहा है जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। फिर एक P लिखा हुआ है सर्कल के अंदर और उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। और इसी तरह एक सीधा एरो और एक सीधे हाथ की तरफ एरो है। इसी तरह एक सीधा एरो और उल्टे हाथ की तरफ एरो है। और फिर यहाँ पर आपको कुछ एरोज़ नज़र आ रहे हैं जो एक दूसरे के आगे पीछे बनाए गए हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स या ट्रैफिक साइंस बताए जा रहे हैं और मैसेजेस हैं इनके अंदर। आपने सही ट्रैफिक साइन को उसके सही मैसेज के साथ फिल करना है। अब सबसे पहले आपको साइकिल नज़र आ रही है, यानी यहाँ पर साइकिल वालों का रास्ता है। तो इसकी इंग्लिश उन्होंने क्या यहाँ पर मैसेज में दी है? पाथ फॉर साइक्लिस्ट, पाथ फॉर साइक्लिस्ट्स। दूसरे में है पेडेस्ट्रियन पाथ, पेडेस्ट्रियन पाथ यानी चलने वालों के लिए रास्ता। और फिर 2 एरोज़ जहाँ पर हैं, एक सीधे हाथ की तरफ और एक उल्टे हाथ की तरफ, तो वो है 2 वे ट्रैफिक, 2 वे ट्रैफिक। हाथ का साइन है, हाथ के साइन में आपको स्टॉप, स्टॉप नज़र आ रहा है, रुकिए। और फिर यहाँ पर जो चलता हुआ शख्स है उसके ऊपर क्रॉस है और इसका मतलब है नो पेडेस्ट्रियंस, यानी पैदल चलने वालों का रास्ता नहीं है। इसके बाद P के ऊपर जो क्रॉस है, इट इंडिकेट्स
नो पार्किंग, यानी आप यहाँ पर अपनी साइकिल, गाड़ी, रिक्शा, व्हाटएवर द व्हीकल इज़, पार्क नहीं कर सकते। नो पार्किंग। पेज नंबर 54 पे जो पहला साइन है जो सीधे हाथ की तरफ और एक बिल्कुल सीधा आपको एरो दिखा रहा है, गो स्ट्रेट टर्न राइट, सीधे भी चले जाइए, या आपने अगर दाएं मुड़ना है तो ये इशारा जहां आपको नज़र आए तो आपने इसको फॉलो करना है, यानी सीधे हाथ पर भी रास्ता जाता है और ये रास्ता बिल्कुल सीधा निकल जाता है। उसके बाद यही साइन आपको दूसरे सर्कल में नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पहले वाले में आपको दाएं तरफ मुड़ने का इशारा था और यहाँ पर आपको बाएं तरफ मुड़ने का इशारा है। गो स्ट्रेट टर्न लेफ़्ट, गो स्ट्रेट टर्न लेफ़्ट, यानी सीधे चले जाइए या उल्टे हाथ पर मुड़ जाइए। आखिरी साइन जो मैसेज दे रहा है वो है राउंड अबाउट, गोल चक्कर। राउंड अबाउट यानी गोल चक्कर है। तो दीज वर द ट्रैफिक साइंस एंड देयर मैसेजेस। अब आपके सामने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आ रहे हैं। ग्रामर की हेडिंग के साथ, वी यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस when the subject and object of a sentence are the same person or non-person, यानी अगर किसी जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हों, यानी कोई चीज़ हो या कोई शख्स हो, यानी एक ही के बारे में बात की जा रही हो, तो हम वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं। यानी आपके ऐसे प्रोनाउंस जो उसकी शख्सियत बारे सही डिफ़ाइन कर सकें कि अगर ही है तो हिमसेल्फ, या लड़का है तो हिमसेल्फ, लड़की या शी है तो हरसेल्फ, अगर वी है तो आवरसेल्व्स, अगर अकेला तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तुम का सीगा इस्तेमाल किया जा रहा है तो यू योरसेल्फ, यू योरसेल्फ, और अगर मेरे बारे में बात की जा रही है, मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है तो आई माई सेल्फ, और फिर अगर किसी चीज़ बारे बात की जा रही है तो इट इटसेल्फ, और अगर बहुत सारे लोगों को मुखातिब करके बात की जा रही है, एक से ज़्यादा आपको वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं लेकिन वो यू के सीगे में हैं, तो योर सेल्व्स, और इसी तरह दे देमसेल्व्स। अब यहाँ पर आपने माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देमसेल्व्स के साथ खाली जगह पुर करनी है। बुक पेज नंबर 55, फिल इन द ब्लैंक्स विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। माय डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो कि यहाँ पर टाइम कम होता है, क्लास में पढ़ाने का अंदाज़ और वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वक्त की कमी, जगह की कमी, इसलिए हम यहाँ पर पूरा सेंटेंस नहीं लिखते और यहाँ पर आपको सिर्फ वही अल्फाज नज़र आते हैं जो खाली जगहों में आने होते हैं। अब यहाँ पर नंबर 1 में है राहील मेड दिस टी शर्ट हिमसेल्फ। यहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा? हिमसेल्फ। क्यों आएगा? क्योंकि राहील इज़ अ मेल। राहील मेल जेंडर है और मेल के लिए ही इस्तेमाल होता है, तो राहील के लिए हम हिमसेल्फ इस्तेमाल करेंगे। लुबना डिड द होमवर्क। अब लुबना कौन सा जेंडर है? फीमेल, और फीमेल शी को इंडिकेट करता है, तो लुबना डिड द होमवर्क हर सेल्फ, खाली जगह में हर सेल्फ। नंबर 3, we helped ourselves to some dessert at the party। ये क्या वर्ड है? डिज़र्ट। एक डेज़र्ट होता है जिसका मतलब सहरा है, ये डिज़र्ट है मीठी चीज़, कोई मीठा जिसमें आप कोई भी चीज़ मीठी, जैसे पुडिंग है, कस्टर्ड है, जेली है, और कोई भी किसी तरह के आप केक्स हैं, तो ये डिज़र्ट में आ जाती है। इट्स कॉल्ड डिज़र्ट। we helped ourselves to make dessert at the party। हमने ख़ुद अपनी मदद की मीठा बनाने के लिए, पार्टी के लिए। नंबर 4, ईमान डिड यू टेक द फ़ोटो ऑल बाय योरसेल्फ? क्वेश्चन मार्क। ईमान, क्या ये तमाम तस्वीरें तुमने ख़ुद ली हैं? क्वेश्चन मार्क। योरसेल्फ, ईमान अकेली है और यू का सीगा इस्तेमाल हुआ है, तो सिंगुलर के लिए, वाहिद के लिए यहाँ पर योरसेल्फ।
Number 5, I wrote this poem myself. मैंने ख़ुद ये नज़म लिखी है या मैंने बज़ाते ख़ुद ये नज़म लिखी है. Number 6, the lion can defend. अब lion जो है वो एनिमल है और यूजुअली हम एनिमल के लिए it का सीगा इस्तेमाल करते हैं, तो lion क्या बन गया? itself. Lion can defend itself. lion अपने आप की हिफाजत कर सकता है, defend हिफाजत कर सकता है. Number 7, Tina and Umar, if you want more milk, help yourselves. टीना और उमर, अगर तुम लोगों को दूध की ज़रूरत है तो हेल्प योरसेल्फ, अपनी मदद आप करो, यानी ख़ुद ले लो. अब यहाँ पर दो प्रोनाउंस हैं, यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, यहाँ पर नाउन्स नज़र आएंगे, सॉरी सब्जेक्ट और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो हैं वो दो लोग हैं, टीना और उमर. अब टीना और उमर को क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, तो वो क्या है? योरसेल्व्स, ख़ुद ले लो, तुम खुद ले लो, योरसेल्व्स. अली एंड दानियाल, यहाँ दो लोग हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं. अली एंड दानियाल कलेक्टेड द स्टिकर्स देमसेल्व्स. अली और दानियाल ने ख़ुद स्टिकर्स जमा किए, दो लोग हैं तो देमसेल्व्स प्लूरल आ गया. सो पेज नंबर 55 के बाद आपकी अगली जो एक्टिविटी है वो इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं. वी यूज़ indefinite pronouns when we want to refer to people or things without saying exactly who or what they are. यानी जब हमने किसी शख्स या अशख़ास के लिए कोई बात कहनी हो और हमें नहीं मालूम कि वो कौन है और क्या हैं, the pronouns ending in body, तो हम क्या कर देते हैं? आखिर में बड़ी का लफ्ज़, इसमें बॉडी नहीं पढ़ेंगे इसको, बड़ी, BODY, बड़ी. अब यहाँ पर बॉडी नहीं, एवरी बॉडी नहीं, एवरी बडी. एंड वन रेफ़र टू पीपल, और यहाँ पर वन जो है वो लोगों को ज़ाहिर करता है. एंड दोज एंडिंग इन थिंग रेफ़र टू थिंग, और अगर कोई चीज़ के बारे में बात हो रही है तो हम आखिर में चीज़ लगा देते हैं, जैसे समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग वगैरह वगैरह. तो यहाँ पर आपने देखना है कि पेज नंबर 56 बी पार्ट, अंडरलाइन इंडेफिनिट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस. यहाँ पर नीचे दिए हुए जुमलों में आपने अंडरलाइन करना है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, यानी जिस बारे आप नहीं जानते कि कौन है, कितने हैं, और आपके इनके मुतल्लिक आपको एक्यूरेट मालूमात नहीं है इनकी तादाद बारे. अब किसी का लफ्ज़ जो है वो ज़ाहिर करता है कि वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो सकता है. अब कहीं हमने अगर somebody का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो इट इंडिकेट्स कि उसको नहीं मालूम कि वो कौन था. अब पहले जुमले में I saw somebody there, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आपने somebody को अंडरलाइन कर देना है. दूसरे में did you see anybody there, क्या आपने किसी को वहाँ देखा? वुड यू लाइक समथिंग बेटर, क्या आप इससे बेहतर कोई चीज़ लेना चाहेंगे? तो तीसरे में समथिंग. नंबर 4, एवरीबडी इज़ प्रेजेंट इन द हॉल. एवरीबडी, हर एक हॉल में मौजूद है. नोबडी केम टू द मीटिंग, कोई भी मीटिंग के लिए नहीं आया. नोबडी केम टू द मीटिंग, कोई भी मीटिंग के लिए नहीं आया. नंबर 6, इज़ देयर एनीथिंग इन द ड्रॉर, क्या वहाँ ड्रॉर में कोई चीज़ मौजूद है? अब इसी से रिलेटेड आपकी सी पार्ट की एक्टिविटी है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. सही ऑप्शन लगाकर आपने खाली जगह को पुर करना है. आई डिड नॉट सी अकरम एट द जिम, मैंने अकरम को जिम में नहीं देखा. इनफैक्ट आई डिड नॉट सी एनीबडी, असल में मैंने किसी को भी वहाँ नहीं देखा. एनीबडी. नंबर 2, प्लीज़ टेल द सेल्समैन एट द डोर दैट वी डोंट वांट टू बाय, बराए मेहरबानी बेचने वाले, सेल्समैन को कहते हैं बेचने वाला, कुछ फ़रोख्त करने वाला जो दरवाज़े पे है उसको कह दीजिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए. दैट वी डोंट वांट टू बाय एनीथिंग, हमें कोई चीज़ भी नहीं चाहिए. चेक इन दैट बैग, इस बैग में देखिए. आई बॉट यू समथिंग, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ.
अब कुछ में कोई भी चीज़ हो सकती है। नंबर 4, इफ़ द फ़ोन कॉल इज़ फॉर मी, अगर फ़ोन मेरे लिए है, आई एम नॉट हेयर, तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीबडी दिस वीकेंड, मैं इस हफ्ते के आखिर में किसी से भी बात नहीं करना चाहता। एनीबडी। एट दैट रेस्टोरेंट यू कांट बाय डैश फॉर लेस दैन ₹100, उस रेस्टोरेंट में आप कोई भी चीज़ 100 रुपये से कम नहीं ख़रीद सकते, यानी हर चीज़ 100 रुपये की है। तो हर चीज़ की इंग्लिश क्या है? एवरीथिंग। एवरीथिंग फॉर लेस देन ₹100। यू शुड टेक डैश फॉर दैट कफ, आपको खांसी के लिए कुछ लेना चाहिए। समथिंग, समथिंग। लुक एट द पिक्चर्स, पेज नंबर 57। यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है प्रेपोजिशंस का। प्रेपोजिशंस उर्दू में हरूफ़े जार को कहते हैं। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ इसके बारे आपको, ताकि आपको मालूम रहे कि एक्चुअली हरूफ़े जार क्या होता है। जो प्रेपोजिशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपके जुमले को सही मतलब देता है, जुमले का सही मतलब वाज़े करता है। किताब मेज़ है, अब पर ना लगाएं तो जुमला गलत हो जाएगा, तो हमें किताब मेज़ पर है लगाना है। तो पर इंडिकेट्स अबव। अब यहाँ पर एक लड़की पिक्चर में सो रही है और उसकी ऊपर तस्वीर लगी हुई है, तो तस्वीर उसके ऊपर लगी हुई है, अबव। अब यहाँ पर एक बिल्ली के पीछे कुत्ता है, तो उसको आफ्टर। एक लड़की खड़ी हुई है और दोनों इतराफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो बिटवीन। अमंग के दरमियान, यानी कोई चीज़ अगर आपने बांटनी है और बहुत सारे लोग हैं तो अमंग। अब बादलों के पीछे सूरज है, बिहाइंड। दरख्त के नीचे बिल्ली है, अंडर। इन फ्रंट ऑफ, घर के सामने। के सामने का मतलब है इन फ्रंट ऑफ। ऑपोजिट यानी बिल्कुल मुखालिफ। जैसे यहाँ पर आपको फील्ड नज़र आ रही है और इसके दूसरे हाथ पर, दूसरी तरफ, दूसरे साइड पर, इसकी मुतज़ाद साइड पर आपको घर नज़र आ रहे हैं। अप का मतलब है ऊपर जाना या ऊंचा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन, सही प्रेपोजिशन लगाकर आपने खाली जगह को पुर करना है। डी पार्ट, पेज नंबर 57। अब यहाँ पर पिक्चर आपने देखी, तो पिक्चर कहाँ है जहन में रखिएगा। द पिक्चर हैंग्स अबव माई हेड, पिक्चर मेरे सर के ऊपर लगी हुई है। अबव, ये देखिए पिक्चर में मौजूद है ये वर्ड अबव। द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड, अब सूरज बादलों के पीछे है, मैंने अभी आपको बताया, तो पीछे की इंग्लिश बिहाइंड। नंबर 2 में बिहाइंड। नंबर 3, द डॉग रैन आफ्टर द कैट, कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है, तो आफ्टर की इंग्लिश क्या है? आफ्टर का मतलब पीछे। नंबर 4, आई डिस्ट्रीब्यूटेड कैंडीज़, मैंने टॉफ़ियाँ या कैंडीज़ बांट दी। किसके दरमियान? बच्चों के दरमियान। बच्चों में, अमंग, के दरमियान, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, चिल्ड्रन हो, पीपल हो, बहुत सारे लोगों के दरमियान जब आप कोई चीज़ बात कर रहे हैं तो अमंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। नंबर 5, द कैट इज़ अंडर द ट्री, अंडर मीन्स नीचे। नंबर 6, आवर हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ अ बिग ट्री, हमारा घर इन फ्रंट ऑफ, हमारा घर सामने है, किसके? एक दरख्त के सामने, हमारे घर के सामने एक दरख्त है, या हमारा घर एक दरख्त के सामने है। दे वेंट अप द माउंटेन, ऊपर, ऊपर, वो पहाड़ पर चढ़े। द फील्ड इज़ अपोजिट द हाउसेज, जी हाँ, मैंने जैसे अभी आपको पिक्चर में डिफ़ाइन किया कि एक तरफ फील्ड्स हैं और एक तरफ घर हैं, तो यहाँ पर अपोजिट साइड है, तो घर जो हैं वो फील्ड यानी खेत के बिल्कुल अपोजिट हैं। सारा इज़ बिटवीन हर कज़न्स, सारा अपने कज़न्स के दरमियान है, बिटवीन, दरमियान। So these were the prepositions and the concept of prepositions. Now let's come towards other activity. Page number 55 ख़त्म हो गया हमारा, उसके बाद फिर पेज नंबर 56 किया हमने, 57 भी कर लिया, और अब हम यहाँ पर पेज नंबर 59 पर आएंगे। The most important part,
कि यहाँ पर आपने एडवर्ब्स को सीखना है। एडवर्ब्स जो हैं वो आपने यहाँ पर देखने हैं और कौन सा एडवर्ब जो है वो इस ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखता और क्यों नहीं रखता वो आपने बताना है। अब यहाँ पर नंबर 1 में आपको मुख्तलिफ़ अल्फाज नज़र आ रहे हैं, ये सब एडवर्ब्स हैं, ठीक है। एडवर्ब्स जो हैं वो आपके एडजेक्टिव को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? खुसूसियात ज़ाहिर करते हैं, उसकी भी मुख्तलिफ़ काइंड्स हैं। और इसी तरह एडवर्ब्स जो हैं वो आपके एडजेक्टिव को डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरह, अगर गाना गा रही है तो किस तरह गा रही है, चल रहा है तो किस तरह चल रहा है, हमेशा है, यानी एडवर्ब्स की भी बहुत सी काइंड्स हैं एडजेक्टिव की तरह। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा वर्ड इस ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखता और क्यों नहीं रखता। नंबर 1 TOO, वेरी, इनफ, ब्रेवली। अब टू, वेरी, इनफ, ब्रेवली जो हैं वो एक ग्रुप है और ब्रेवली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और एडवर्ब ऑफ मैनर की वजह से इसको हमने ग्रुप से निकाल दिया। और यहाँ पर आपने ब्रेवली को एनसर्कल भी कर सकते हैं, अलहदा से आप लिस्ट अप भी कर सकते हैं। तो बाकी जो एडवर्ब्स हैं उनसे अलहदा जो ब्रेवली है, ये ब्रेवली किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है एडवर्ब के? ये रखता है एडवर्ब ऑफ मैनर से, ब्रेवली। नंबर 2 हेयर, देयर, संडे, इनसाइड। अब संडे है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि आपने किस जगह, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। यानी संडे को आप, एक दिन है ये और दिन में आप यानी जो काम कर रहे हैं ये आपको इंडिकेट करता है, ये एडवर्ब है और इसको ग्रुप से हमने निकाल दिया। बाकी ग्रुप है हेयर, देयर, इनसाइड, ये बाकी सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस थे और संडे जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी आपने संडे को ये काम किया, मंडे को किया, ट्यूसडे, वट एवर द डे वॉज। एडवर्ब ऑफ, यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम इसको निकाल के बाहर कर दिया। बाकी एडवर्ब्स जो थे वो एडवर्ब ऑफ आपके प्लेस थे। नंबर 3 ऑलवेज़, ऑफन, वेरी और समटाइम्स। ऑलवेज़, ऑफर, समटाइम्स जो हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं और वेरी जो है ये इसमें शामिल नहीं है, इसको हमने ग्रुप से निकाल दिया। नंबर 4 आउटसाइड। आउटसाइड यहाँ पर येस्टरडे, आउटसाइड, टुमारो, नाइट, बाकी सब एडवर्ब ऑफ टाइम थे। जैसे हमारा ये संडे था, इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। इसकी लाइन में भी सारे के सारे जो ग्रुप था वो एडवर्ब ऑफ टाइम था और ये आउटसाइड यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस में आ जाता है, यानी बाहर की तरफ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया। नंबर 5 ऑलवेज़, बाकी क्या है? क्लेवरली, ब्यूटीफुली, एंग्रीली, ये सब आपके एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं। और ऑलवेज़ क्या था? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी था, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है यानी कौन सा काम आपने रोज़ाना किया है, कभी कभार किया है, आपके करने पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम डेली कर रहे हैं, ऑफन कर रहे हैं, यूजुअली कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, ऑलवेज़ कर रहे हैं, समटाइम्स कर रहे हैं। यहाँ पर ऑलवेज़ जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है और ये अलहदा चीज़ थी, इसलिए हमने इसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया। बाकी सारे एडवर्ब्स जो यहाँ मौजूद हैं वो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है बट मुश्किल नहीं है। विद प्रैक्टिस यू कैन बी एट होम इन इट। एट होम इन इट का मतलब होता है माहिर हो जाएंगे आप आहिस्ता आहिस्ता, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। तो अब हम यहाँ पर इसके साथ की खाली जगह पुर करेंगे। जी पार्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट। अब यहाँ पर आपने अप्रोप्रिएट वर्ड लगाकर लिस्ट को देखकर और यहाँ पर खाली जगह को पुर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वाइप द बोर्ड फॉर यू और फिर हम इसकी खाली जगह को यहाँ लिखते जाएंगे जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी कोई गलती ना हो। नंबर 1, सबसे पहले हम लिस्ट को पढ़ेंगे। सून, वेरी, नेवर, ब्यूटीफुली, हेयर। सबसे पहला है टी इज़ डैश हॉट, तो क्या आएगा? वेरी, चाय बहुत गर्म है। दूसरे में शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो बहुत खूबसूरती से गाती है। दे विल प्ले अ गेम सून,
वो जल्द ही एक खेल खेलने वाले हैं। नंबर 4, फरीदा नेवर कम्स लेट, फरीदा कभी भी देर से नहीं आती। हाँ, अच्छी बच्ची होगी ना, इसलिए कभी देर से नहीं आती। नंबर 5, ही इज़ नॉट हेयर, वो यहाँ नहीं है। सो दीज वर द वर्ड्स और हमने इनसे खाली जगह को पूर्ण किया। पेज नंबर 60, यहाँ पर आपके वो बचपन की यादें ताज़ा होने वाली हैं जो आप राइमिंग वर्ड्स की सूरत में पढ़ा करते थे। राइमिंग वर्ड्स आपने पढ़े हैं और राइमिंग वर्ड्स हमेशा आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा करते थे क्योंकि वो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं। बट कीप इट इन माइंड माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर मेकिंग राइमिंग वर्ड्स या होमोफोन्स तो उनके मतलब भी होने चाहिए। ये नहीं कि आप अपने पास से बना लें और आपने उनको गलत सलत तैयार कर दिया। पेज नंबर 60 के ऊपर जा रहे हैं हम। एच पार्ट है, यूज़ द की साउंड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स टू चूज़ 2 मोर वर्ड्स फ्रॉम योर डिक्शनरी। कौन कौन डिक्शनरी का यूज़ कर रहा है अभी तो मैं नहीं पूछ सकती, आंसर नहीं मिल सकता मुझे, बट आई होप कि आप इसको फॉलो ज़रूर करेंगे और जो प्रैक्टिस आपकी मैंने क्लास में करवाई है डिक्शनरी यूजेज की, उसके ऊपर आप अमल करते हुए डिक्शनरी को यूज़ करेंगे। अब ट्रेन से मिलता जुलता जो लफ्ज़ है वो आपने बनाना है, एक नहीं बल्कि 2 वर्ड्स बनाने हैं, बट कीप इट इन माइंड और उन वर्ड्स को एग्जिस्ट होना चाहिए डिक्शनरी के अंदर। अब है हमारा वर्ड ट्रेन। अब ट्रेन से मिलता जुलता वर्ड हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कुछ जहन में आता है आपके? आई विश आप यहाँ होते और मैं आपसे पूछती और आपकी मर्ज़ी से यहाँ पर 2 वर्ड्स बनते, बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वी विल मीट सून। ट्रेन के साथ हमारा वर्ड बनेगा ब्रेन। ब्रेन साउंड्स लाइक ट्रेन, ट्रेन, ब्रेन, रेन, नॉट बैड। ट्रेन, ब्रेन, रेन। ब्रेन मीन्स दिमाग एंड रेन मीन्स बारिश। नंबर 2, स्कूल। जी, स्कूल, स्कूल, फूल। और दूसरा क्या है? टूल। फूल मीन्स बेवकूफ़, टूल मीन आपके औजार। स्कूल, फूल, टूल। नंबर 3, ड्राइवर। ड्राइवर, जी, ड्राइवर, ड्राइवर। और इसका दूसरा है डाइवर। अब ये वाला वर्ड जो है बहुत ज़्यादा सेम है। डाइवर कहते हैं गोताखोर को जो पानी में गोते लगाता है, पानी में बहुत डीप जाता है, उसको डाइवर कहते हैं। और डाइवर से मिलता जुलता वर्ड है क्लेवर। बहुत से हो सकते हैं, साइबर भी हो सकता है, डाइवर भी हो सकता है, क्लेवर भी हो सकता है, बट उस वर्ड को एग्जिस्ट होना चाहिए डिक्शनरी में। थ्रू, थ्रू का मतलब है के ज़रिए, थ्रू। अब थ्रू से मिलता जुलता वर्ड आप बना सकते हैं और मैं देखना चाहूँगी कि मेरे दिए हुए वर्ड्स के अलावा भी किसी ने कुछ बनाया है कि नहीं। थ्रो के बाद आप यहाँ पर इसको ग्रो कर सकते हैं, थ्रो, ग्रो। और ग्रो के बाद आप क्या बना सकते हैं? इसका ज़रूरी नहीं कि आर को इस्तेमाल करें, आप इसको किसी और की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रो और ब्रो। ब्रो, ब्रो मीन्स आईब्रोज आपकी हो सकती हैं, ठीक है, BROW, ब्रो, ब्रो। थ्रो, ग्रो, ब्रो, थ्रू, ग्रो, ब्रो। ऑल दो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है इस साउंड में, बट नॉट बैड, चल जाता है इस तरह, क्योंकि ये तीनों वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं डिक्शनरी में। सो दिस इज़ द बुक वर्क और कंप्लीट बुक वर्क आपको मिल गया आपके लेसन नंबर 5 ट्रैवलिंग एटिकेट्स का। और आई होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी और आपके टंग ट्विस्टर भी आपके साथ साथ चलते होंगे। और जो मैंने अगर प्रीवियस आपको टंग ट्विस्टर दिया था तो आई होप उसकी प्रैक्टिस आपने की होगी। और मैं अपना टंग ट्विस्टर यहाँ पर रिपीट करने चाहूँगी ताकि आपकी फ्लुएंसी, आपकी टंग की फ्लुएंसी जो है वो जारी रहे। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर यू। I hope you have practiced it a lot. I scream, you scream, we all scream for ice cream.
ये एक ऐसा टंग ट्विस्टर है कि जिसमें आपकी ज़बान जो है वो बार बार पलटेगी, और जब आपकी ज़बान को आदत हो जाएगी इंग्लिश बोलने की तो फिर देयर विल बी नो डिफरेंस कि आप यहाँ पर कितनी तेज़ी से अपनी रीडिंग करते हैं, कितनी तेज़ी से आप कोई अखबार पढ़ते हैं, कितनी तेज़ी से आप कोई बुक में लेसन पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का हो। तो सबसे पहले आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग में पहला स्टेप है वो है आपकी लर्निंग, और लर्निंग में आप सीख रहे हैं अपनी ज़बान का इस्तेमाल कि आप किस तरह फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। सो दिस इज़ योर टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर मीन्स आप तेज़ी से इसको पढ़ेंगे और बार बार बोलेंगे, और 1 मिनट में कितनी दफ़ा गलतियाँ करते हैं, कौन से ज़बान में आपके अल्फाज चढ़ते हुए मुश्किल होते हैं। सो प्रैक्टिस इट राइट नाउ। I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. तो ये आपका टंग ट्विस्टर था और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, लर्निंग करनी है। हमेशा सीखने का अमल जारी रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आपके अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके पास हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो हमारे स्कूल से आप रब्ता कर सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।